हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीक 3 वीडियोस में हमने बहुत सारे सेक्शंस चैप्टर 4 के कंप्लीट कर लिए हैं और ये लास्ट वीडियो इसमें हम अपने चैप्टर 4 को राउंड बिल्कुल ख़त्म करके वाइंड अप कर देंगे और इसी के साथ हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। सेक्शन 69 ट्रांसफ़र ऑफ सीआरआर की मतलब हम जैसे बहुत सारी जगह हमने रिडम्पशन में पढ़ा था, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा था कि वहाँ हम एक नॉमिनल अमाउंट का सीआरआर बनाते हैं। तो वैसे ही हम बायबैक करने के बाद भी एक सीआरआर बनाते हैं, ताकि इससे क्या हो कि हमारे जो रिजर्व्स है ना, उस पर कोई इक्विटी और डेब्ट का वो ना पड़े शेयर्स। अगर वो चेंज होगा तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आउटसाइडर्स आके कहेंगे कि हमें पैसा दो, आप बायबैक कर सकते हो तो हमें पैसा भी तो दे सकते हो। आप अपनी इक्विटी को पैसा दे सकते हो, हमें पैसा क्यों नहीं दे सकते। उसके लिए हम एक नॉमिनल रिजर्व तैयार करेंगे जिससे हमारे डेब्ट और इक्विटी ना हो और हमारे कंपनी को कोई प्रॉब्लम रेशियो में चेंज ना हो और कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वी आर बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड एसपीए। आप हमने पढ़ा था कि फ्री रिजर्व, एसपीए या फिर कोई भी फेदर इशू से हम बायबैक कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे कि उसके बाद जब हम वो बायबैक कर लेते हैं ना, तो उसकी एक नॉमिनल अमाउंट, क्योंकि बायबैक तो प्रीमियम में भी होता है, तो लेकिन जो उसका फेस वैल्यू, एक्चुअल फेस वैल्यू जो हम बुक में दिखाते हैं इक्विटी शेयर्स की, उसको उसका एक सीआरआर क्रिएट करते हैं, उस उतने ही अमाउंट की सीआरआर ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज़ होता है। बोनस शेयर के लिए यूज़ कर सकते, क्योंकि उससे हमारे डेब्ट और इक्विटी के रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CRA is not required to buy back is out of proceeds from issued of share securities। अगर हमने कोई बाहर नया शेयर इशू करके सिक्योरिटीज इशू करके शेयर से सिक्योरिटीज इशू करके बायबैक किया है, तो हमें कोई ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ख़त्म, छोटा सेक्शन था। सेक्शन 70 है, ये भी ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, इसको भी हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। सेक्शन 70 प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। बायबैक पे क्या क्या प्रोहिबिशन है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉलोइंग बायबैक इज़ प्रोहिबिटेड थ्रू सब्सिडरी के थ्रू बायबैक कर रहे हैं। इन्वेस्ट कंपनी, मतलब कि हम अपनी सब्सिडरी कह रहे हैं तो हमारा बायबैक कर ले, तो वो क्यों करेगी हमारा बायबैक, वो तो हमारे शेयर परचेज करेगी ना। और लेकिन हम एक केस आता है कि सब्सिडरी हमारे शेयर्स परचेज कर ही नहीं सकती, तो वो नहीं कर सक वो बायबैक नहीं कर सकती। उसके बाद थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स को बायबैक कर लीजिए, तो वो क्यों करेगी बायबैक। बायबैक मतलब होता है ओन शेयर्स ऑफ परचेज। डिफ़ॉल्ट इन डिपॉजिट, डिबेंचर, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, टर्म्स लोन इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ मेड गुड। अगर इनमें से हम कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके अगले 3 साल तक उसके गुड, मतलब उसको ठीक करने के अगले 3 साल तक हम कोई भी बायबैक नहीं कर सकते। फॉर further qualified from buyback if company has not complied with the provisions। अगर कंपनी इन प्रोविजंस को if company has not complied with provision, यानी कि इन प्रोविजन में अगर वो भी डिस्क्वालीफाइड है, कोई भी कंप्लाई नहीं कर रहा हो, उसने एनुअल रिटर्न ना भरा हो, डिविडेंड ना पे किया हो, पनिशमेंट ना अपना कंप्लीट किया हो, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना गलत किया हो, अगर इनमें से कोई भी प्रोविज़न उस पर गलत करती है, वो इसके प्रोविज़न के खिलाफ करती है, तो भी वो बायबैक नहीं कर सकती। सेक्शन ख़त्म। अब आता है हमारा सेक्शन 56। उसके बाद ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, मतलब कि कोई 2 लोग हैं, वो आपस में शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो कंपनी के पास जाएंगे, कुछ रूल्स होते हैं, उसके रेगुलेशन होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कहलाता है। लेकिन जब कंपनी या लॉ खुद ही शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर दे अपनी मर्ज़ी से या किसी रिस्ट्रिक्शन से, तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसफ़र को 60 दिन के अंदर अगर उसे कंपनी शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो ट्रांसफ़र करने से 60 दिन पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और कंपनी ट्रांसफरी से वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वो कंप्लाई करेगी और उसके बाद शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि कोई इनकम ऑफ ट्रांसमिशन देना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट को
कंपनी को वापस करना, यानी जो ट्रांसफरर है वो अपना सर्टिफिकेट या उसे शेयर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ये सब कंपनी को रिटर्न करने पड़ेंगे। इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सेक्शन में क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द ट्रांसफर एज द बेनिफिशियल ओनर रिवॉर्डेड डिपॉजिटरी। इतना मेन नहीं है, हम आगे देखते हैं। प्रोविजंस देखते हैं हम डायरेक्ट। तो क्या है प्रोविजन, क्या कहता है, प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, आईओटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म होना चाहिए। किसके अंदर, फॉर्म SH4 के अंदर। SH4 के अंदर एक हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र तैयार कर देंगे और उसे ड्यूली स्टैम्प डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफर और ट्रांसफरी द्वारा उस पर साइंड होगा, स्टैम्प्ड होगा और वो प्रॉपर तरीके से बन के कंपनी के पास जाएगा। IoT इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र स्पेसिफाइज नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी। इस पे जो ट्रांसफरी है जिसको शेयर्स हम दे रहे हैं उसका नाम, एड्रेस या ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है, वो सब उस पर मैंशन होना चाहिए। IoT is delivered to company within 60 days of execution along with share capital letter of allotment। यानी कि IoT जैसे ही इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र हम कंपनी को देते हैं उसके 60 दिन के अंदर ही कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अलॉटमेंट ट्रांसफरी को देना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शंस आती है कंपनी पे। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन है कि exception of IoT information instrument of transfer in case of government company IoT shall not be required for transfer of government bond provided that। मतलब IoT ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। क्यों ज़रूरी नहीं है, उसका रीज़न होगा कि इंटीमेशन इज़ मेड बाय ट्रांसफरी, मतलब कि ट्रांसफर ही इंटीमेशन देगा, ट्रांसफरर की ज़रूरत नहीं कि वो इंटीमेशन दे। इंटीमेशन स्पेसिफाई नेम एड्रेस, ट्रांसफरी नेम एड्रेस होना चाहिए ट्रांसफरी का। बोन सर्टिफिकेट, जो पुराना बोन सर्टिफिकेट था या लेटर ऑफ अलॉटमेंट था वो कंपनी को दोबारा वापस करना पड़ेगा ट्रांसफरर को। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पार्शियली पेड अप शेयर्स। अगर ऐसा है कि कंपनी ने अभी तक 60 रुपये मंगाए 100 रुपये के शेयर्स पे और 40 रुपये अभी बाकी है और उस शेयर को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उस केस में क्या होता है, उसे पार्शियली पेड अप ट्रांसफ़र कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ partially paid up shares is made by transferor the company shall। तो कंपनी क्या करेगी, अगर partially paid up shares का ट्रांसफ़र होता है तो give notice of such application to transferee in SH5। SH5 में ये ट्रांसफरी को नोटिस देगी कि देखिए ये बंदा आपको शेयर्स देना चाहता है लेकिन अभी तक हमने इससे सिर्फ 60 रुपये मंगाए, 40 रुपये अभी बाकी है। अगर ये शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो वो 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर ट्रांसफ़र कहता है हाँ मैं दे दूंगा तो फिर ठीक है, कंपनी रजिस्टर कर लेगी। लेकिन अगर ट्रांसफ़र कहता है नहीं दूंगा मैं क्यों दूँ 40 रुपये, तो फिर कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी और ट्रांसफ़र इनवैलिड हो जाएगा। सीक्स NOC विथ इन 2 weeks ऑफ सच नोटिस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि जो ट्रांसफरी है उसे कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर कि हाँ मैं इससे रेडी हूँ या मैं इससे मायने नहीं। 2 हफ्ते के अंदर बताना पड़ेगा वरना वो नहीं, कंपनी कहेगी कि ये वैलिड नहीं है। अब आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है कि जैसे एक फादर है, हम एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि कोई A लिमिटेड कंपनी है, उसका एक मेंबर है मिस्टर A और इसका एक सन है मिस्टर छोटा A, ठीक है। अब ये सन है इसका। अब क्या होता है कि मिस्टर A की डेथ हो जाती है तो अब ट्रांसफ़र में क्या होता था कि मिस्टर A ट्रांसफ़रर जो है वो कंपनी को कहता था मैं ये शेयर्स ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका इंटीमेशन कंपनी को देता था। लेकिन अब यहाँ ये तो दे नहीं सकता इंटीमेशन, तो क्या होता है इसमें जो ट्रांसफरी होता है ना, जिसके पास अब वो शेयर्स क्या हकदार है कि वो शेयर्स उसके पास आएंगे, तो वो कंपनी को जाके कहेगा कि जो मिस्टर बड़ा ए थे वो चले गए हैं, अब उनके जो शेयर्स है वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दो। तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें क्या करेगी कंपनी, ट्रांसफ़र यहाँ कोई ये तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं कि
वो उसने कहा कि वो मुझे शेयर ट्रांसफ़र करेगा। इसने इसको कहा तो नहीं कि मैं शेयर ट्रांसफ़र करूँगा। वो एक लॉ के नज़रिए से क्या होता है कि एक उसका शेयर उसको ट्रांसफ़र होना ही चाहिए। फादर है, फादर का शेयर सन को ट्रांसफ़र ही होगा और किसको ट्रांसफ़र होगा, ये लॉ के नज़रिए से कहता है। तो इसी तरीके से ट्रांसमिशन इस केस को कहा जाता है, जहाँ लॉ के तरीके से माना जाए कि ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके कुछ प्रोविजंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अ कंपनी कैन रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ एनी राइट टू सिक्योरिटीज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन इंटीमेशन देयर ऑफ ट्रांसफरिंग। यानी कि जहाँ लॉ ऑपरेट करता है, लॉ काम करता है कि यहाँ शेयर्स इस बंदे की शेयर्स दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वहाँ ट्रांसमिशन कहलाता है और यहाँ कंपनी डायरेक्ट उसको रजिस्टर कर लेती है। नोट, ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इंस्टेड इंटीमेशन अलोन इज सफिशिएंट। यानी कि जो शेयर्स को ले रहा है वो सिर्फ जाकर कह दे कंपनी को कि अब वो शेयर्स मेरे हो जाएंगे, आप मेरा नाम रजिस्टर कर लीजिए, तो उतना काफ़ी है। कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसमिशन के केस में, ट्रांसफ़र के केस में होती है लेकिन ट्रांसमिशन के केस में नहीं होती। तो उसके बाद केस ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकते हैं? डेथ, अगर डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारे शेयर ट्रांसफ़र होंगे। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। लुनेसी हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि थोड़ा इनकैपेसिट हो गया कि वो काम नहीं कर सकता कुछ, तो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी वो उसका ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उसके बाद टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट। अब ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन जो भी हो उसका एक टाइम लिमिट होगा सर्टिफिकेट देने का। तो सर्टिफिकेट देने का टाइम लिमिट क्या है? वो लॉ कहता है कि अगर आप सब्सक्राइबर्स हो एमओए के, यानी कि अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी तभी आपने शेयर्स लिए थे पब्लिक में आने से पहले ही, तो आपको 2 महीने इनकॉर्पोरेशन होने के 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, कंपनी दे देगी आपको। अगर आप अलॉटमेंट ऑफ इट्स शेयर्स हो, मतलब पब्लिक में ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद आपको शेयर मिले, तो आपको अलॉटमेंट होने की जिस दिन लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगा उस दिन के अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर्स के सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या ट्रांसमिशन कर रहे हो तो इंटीमेशन देने के 1 महीने के अंदर, यानी कि आज मैंने जाके कहा कि मेरे उस बंदे के शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, तो उस दिन से अगले 1 महीने के अंदर शेयर्स सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। और डिबेंचर या अलॉटमेंट्स हैं तो उसमें 6 महीने तक आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो भी होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र होता है शेयर तो उसके कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे ट्रांसफ़र मेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव इवन इफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट होल्डर इज वैलिड एज हिज LR इज होल्डर एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र। यानी कि ऐसा नहीं है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव तभी होगा जब उसको शेयर्स ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब जैसे ही वो इंटीमेशन दे देता है वो शेयर्स वो उसके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर वो उसको सेल करे या कुछ भी करे वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो वैलिड ही माना जाएगा। कंपनी एंड OID फाइन्स 50,000, यानी कि इसमें कोई वो डिफ़ॉल्ट करता है या सर्टिफिकेट देने में कोई टाइम लगाता है या रजिस्टर नहीं करता है ट्रांसफरी को, तो उसमें उसको 50,000 का फ़ाइन देना पड़ेगा कंपनी और OID को। फॉर्जरी इन नलिटी एंड इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। अ कंपनी कैन बी फोर्स फॉर डिलीट नेम ऑफ द ट्रांसफरी इन केस ऑफ फॉर्जरी। यानी कि कोई है जो कहता है कि मैं शेयर्स, मतलब फॉर्जरी करता है, मतलब धोखे से कहता है कि उसके शेयर मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, मैंने ये सब कंप्लाई कर लिया है या उसकी डेथ हो गई है, उसके मेरे नाम पे उसके शेयर्स लिख दो, तो वो फॉर्जरी इन लीगली बाइंडिंग होगी कंपनी को कि कंपनी उसको कैंसिल करे और जो भी राइट्स या डिविडेंड उसको दिए गए हैं उससे वापस लेकर उस बंदे को जिसका उसका अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 बहुत छोटा सेक्शन है तो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। पनिशमेंट फॉर पर्सनेशन वही है कि अगर हम किसी और के जगह जाकर अपने राइट्स अपनी नाम लिखवा लेते हैं शेयर सर्टिफिकेट पे या अपनी नाम रजिस्टर करवा लेते हैं शेयर्स
किसी और के शेयर्स पे, तो उस केस में क्या होता है, इफ़ अ पर्सन डेफिशिएट पर्सनैलिटी, यानी कि अगर वो किसी और की जगह अपना नाम लिखवा के कंपनी को फ्रॉड करने या उस बंदे से फ्रॉड करने के काम करता है, तो ओनर सिक्योरिटी इन देयर ऑफ, मतलब उसको फिर जो भी सिक्योरिटीज दी गई होंगी, उसको जो भी फायदा मिला होगा उससे, डिबेंचर से, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वोटिंग पावर, जो भी मिला होगा, उस सबको उससे रिटर्न करके उस रियल ओनर को दिया जाएगा जो उसका अधिकार था, जो जिसको वो मिला नहीं था। और जो ये गलतियां करेगा ना, उसको 1 से 3 साल तक की या तो जेल होगी, जेल होगी, और उसके साथ साथ उसको 1 से लेके 5 लाख तक का फाइन भी लगेगा। उसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्शन 58 आता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। सेक्शन 58 क्या कहता है कि कंपनी में कोई रजिस्टर करेंगे तो उसके कुछ केसेस होंगे, पब्लिक प्राइवेट कंपनी कुछ रिफ्यूजल्स, कुछ एक्सेप्टेंस होंगे, उसके बारे में हम कहाँ अपील करें, ट्रिब्यूनल में क्या केस कैसे होगा, वो सब बात करेंगे। तो वो पढ़ते हैं प्रोविजन, तो उसके साथ साथ समझते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी है, इन केस ऑफ रिफ्यूजल इट शेल विद इन 30 days, यानी कि प्राइवेट कंपनी कहती है नहीं, हम आपको रजिस्टर नहीं करेंगे कंपनी में, ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन हुआ, उस केस में ट्रांसफरी को कंपनी रजिस्टर नहीं कर रही, तो ट्रांसफरी क्या करेगा, ट्रांसफरी 30 दिन ऑफ डिलीवरी ऑफ आईओटी या इंटीमेशन, ट्रांसमिशन के केस में इंटीमेशन, और ट्रांसफर के केस में डिलीवर ऑफ आईओटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, सबमिट करने के अगले 30 दिन के अंदर। अगर नहीं करती तो सेंड अ नोटिस टू रिफ्यूजल। अगर कंपनी रिफ्यूजल का नोटिस सेंड करती है तो ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों करेगी, स्टेटिंग रीजन ऑफ, रीजन देते हुए, और अगर रीजन आपको इनवैलिड लगता है तो आप उसको ट्रिब्यूनल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो, और ट्रिब्यूनल उसका चेक करेगा और जो भी रीजनेबल ऑर्डर है को वो देगा। 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, आप ट्रिब्यूनल के पास तभी जा सकते हो या तो अगर आपको नोटिस मिल गया है तो उसके 30 दिन के अंदर, और अगर आपको नोटिस नहीं मिला है तो उसके 760 days के अंदर, 60 days ऑफ डिलीवरी ऑफ आईओटी इन नो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल को कोई नोटिस ही नहीं है तो उसके आप 60 days के बाद भी जा सकते हो कि, और आपने आईओटी या इंटीमेशन दे दिया, उसके 60 दिन के अंदर जाके आप कह दो कि ट्रिब्यूनल हमारा से कि कंपनी हमारे नाम को रजिस्टर नहीं कर रही है, तो फिर अगर नोटिस आता है तो 30 दिन, नहीं आता तो 60 दिन। अब पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर वैसे तो पब्लिक कंपनी के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आराम से कोई भी ट्रांसफ़र करो, लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आता है तो वो वॉइड एंड इन्फोर्सेबल होगा। इफ़ कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर विद इन 30 days विदाउट सफिशिएंट कर्स, अगर कंपनी रजिस्टर करने से मना करती है 30 दिन के अंदर, तो और कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं देती, कोई सफिशिएंट कारण भी नहीं बताती कि हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर उस केस में भी मेंबर जो है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, ट्रांसफरी जो है ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। और कैसे जा सकता है, 60 days इफ़ नोटिस रिफ्यूजल रिसीव्ड, रिफ्यूजल का नोटिस रिसीव हुआ तो उसके 30 दिन के अंदर, और नहीं हुआ तो उसके 90 days के अंदर वो जा सकता है। इसका आगे लिखा है 60 days इफ नोटिस रिफ्यूजल रिसीव, 90 days नो नोटिस ऑफ रीजंस रिसीव, तो जा सकता है। उसके बाद ऑर्डर ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा, या तो वो डिसमिस कर देगा उसकी अपील को, अपील क्या है, इनवैलिड अपील है, कोई फ़ायदा नहीं है, कंपनी ने सही रीज़न दिया है, आपका रजिस्टर नहीं हो सकता। या फिर ऑर्डर देगा, ऑर्डर क्या देगा, डायरेक्ट कंपनी टू रजिस्टर विद इन 10 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर देगा कि आपको इसका नाम लिखना है और 10 दिन के अंदर कंपनी को उसका नाम रजिस्टर करना होगा। या फिर डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, या तो खुद ही रजिस्टर ऑफ मेंबर को चेंज कर देगा और पे डैमेजेस टू एग्रीड पर्सन, और जो पर्सन होगा उसको कोई भी अगर डैमेज हुआ है उस केस में कि बीच में मार्केट प्राइस बढ़ गया था, वो चाहता तो वहाँ सेल कर सकता था जिसके कारण वो नहीं कर पाया, ऐसा कोई डैमेजेस होगा या कोई और भी किसी तरीके का डैमेज हो, वो उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर, अगर कंपनी फिर भी उसके ऑर्डर को नहीं मानती है तो उस कंपनी के
को या तो जेल होगी, कंपनी के मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी को तो जेल नहीं हो सकती ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जेल होगी और उसको फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख तक। तो उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक कुछ नहीं है, ऊपर जो हमने ऑर्डर पढ़ा उसी की एक कॉपी है सेक्शन में। तो क्या है इसमें कि इफ़ विदाउट एनी कोर्स द नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड इनटू रजिस्टर ऑफ मेंबर omitted from a register of member there is unnecessary delay in entering या deleting, यानी कि हमने बिना किसी के एक्सेप्टेंस के हमने उसका नाम रजिस्टर कर लिया, उसका नाम हटा दिया या फिर कोई भी डिले करा, अननेसेसरी डिले, बिना काम के हम उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उसका नाम डिलीट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो अग्रीड पर्सन होगा वो ट्रिब्यूनल के पास या कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर कोई पर्सन रह रहा है, वो केस करने के लिए इंडिया तो आएगा नहीं, वो वहाँ जाके एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है जहाँ से भी कोर्ट जो वहाँ भी सुनवाई होती है। अगर कोई मेंबर बाहर रह रहा है तो वहाँ केस दर्ज कर सकता है। तो उसके बाद ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या देगा या कोर्ट का ऑर्डर क्या आएगा, वो वही आएगा जो हमने पीछे पढ़ा था कि एदर डिसमिस द अपील डिसमिस कर दिया तो ऑर्डर देगा कंपनी को कि 10 दिन में आप उसका नाम रजिस्टर कर दो, या फिर खुद ही रजिस्टर करके जो भी डैमेज होगा वो उसको पे ऑफ करवा देगा। उसके बाद सेक्शन 67 आता है रेक्टिफिकेशन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन्स बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट शेयर्स, यानी कंपनी जो है वो खुद ही के शेयर्स परचेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को या आउटसाइडर्स को पैसे दे रही है कि आप हमारे शेयर्स परचेज करो, जिससे हमारे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा और इससे कंपनी को फ़ायदा होगा। तो क्या कहता है, नो कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर्स विदाउट कंसिक्वेंट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स परचेज नहीं कर सकती अगर वो अपने शेयर कैपिटल को रिडक्शन कर सकती है, मतलब अपने शेयर कैपिटल को कम कर सकती है कि वो अपने शेयर कैपिटल रिडक्ट कर लिए, पेड अप शेयर कम करती है, वो कर सकती है, लेकिन किसी शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती कि आप प्रीमियम के प्राइस पे शेयर पैसे देके अपने ही शेयर्स परचेज, ऐसे तो कंपनी का प्राइस बढ़ता जाएगा और उसके बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा और आखिरी में जाके जब प्राइस एकदम हाई हो जाएगा कंपनी उसको बेच के निकल लेगी, इससे पब्लिक का लॉस हो सकता है ना। तो इसलिए कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। बायबैक के एक्सेप्शन है क्योंकि बायबैक में वो शेयर्स को ख़त्म कर देती हैं, शेयर्स रखते नहीं है, लेकिन अगर कोई शेयर्स रखती है तो वो उसके लिए लायबल बनती है। नो पब्लिक कंपनी शैल गिव लोन नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकती या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती फॉर परचेजिंग या सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, अपने शेयर्स और अपने होल्डिंग शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी ना लोन दे सकती है, ना गारंटी, कोई सिक्योरिटी और कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड नहीं करवा सकती। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ अबव सबसेक्शन, जो ऊपर सेक्शंस पढ़े हमने, सबसेक्शंस पढ़े, उनका एक एक्सेप्टेंस है, तो वो पढ़ते हैं हम कि लैंडिंग बाय बैंकिंग कंपनी इन OCOB ओवर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई बैंक है, अब उसका तो काम ही लोन देना है, अब वो लोन दे रही है, अब सामने वाला बंदा उससे कंपनी के बैंक के शेयर्स खरीद रहा है, तो ये कोई वो रीज़न नहीं हुआ ना कि हमने तो लोन उसे किसी और काम के लिए दिया था, लेकिन अब वो शेयर्स खरीद रहा है तो उसमें कंपनी की क्या गलती है। तो उस केस में भी कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी है, वो लायबल नहीं होगी। कंपनी में प्रोवाइड एज पर अ स्कीम पेयर्स अप्रूव बाय SR फॉर परचेज ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इन कंपनी और होल्डिंग कंपनी वेयर सच शेयर्स आर परचेज सब्सक्राइब बाय एम्प्लॉय ऑफ कंपनी या ट्रस्टी बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कि कंपनी प्रोविजंस ला सकती है, एक SR पास करके स्कीम ला सकती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कहेंगे कि आप हमारे कंपनी या हमारी सब होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज के, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। तो कैसे हो सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। इसका रूल 16 में एक्सप्लेनेशन है, पहले हम वही देख लेते हैं कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी परचेज सच शेयर्स ऑन
थ्रू रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वो जो शेयर्स है वो रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज से ही परचेज होनी चाहिए अगर लिस्टेड कंपनी है तो। और अनलिस्टेड कंपनी है तो वैल्यूअर उसकी वैल्यू करेगा, मतलब कि शेयर्स की वैल्यू निकालेगा, उसी के हिसाब से हो सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ शेयर परचेज लेस देन 5% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि अगर कंपनी की तरफ से अगर कोई शेयर परचेज कर रहा है तो उस केस में वो सिर्फ मैक्सिमम 5% वेट ऑफ शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 5% ही परचेज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद एक पॉइंट सी हमारा रह गया है, तो ये क्या कहता है, गिविंग लोन बाय कंपनी टू एम्प्लॉयज़, कंपनी एम्प्लॉयज़ को लोन दे रही है अदर देन डायरेक्टर और की मैनेजर और डायरेक्टर हो नहीं, उसके अलावा जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं उनको, फॉर एन अमाउंट लेस देन 6 मंथ सैलरी, मतलब कि उनकी जो 6 महीने की सैलरी मिला के होती है ना उतनी या तो उससे भी कम, देन परचेज सब्सक्रिप्शन शेयर्स ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी, और जो वो बंदा है वो उससे कंपनी या उसके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो वो भी वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ कॉन्ट्रवेंशन करती है कंपनी, फिर भी किसी को पैसे दे के अपनी शेयर्स परचेज करवाती है, तो उसमें कंपनी 1 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना भरेगी, और जो उसके ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट है उसका जेल अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख टू 25 लाख रहेगा। इसी के साथ हमारे मैक्स सारे सेक्शंस ख़त्म हो गए। एक सेक्शन 71 बचा है, वो हम चार्ट से पढ़ेंगे क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत बड़ा सेक्शन है। डिबेंचर सेक्शन 71 डिबेंचर है, तो डिबेंचर पढ़ने के लिए मैंने पूरा चार्ट तैयार कर रखा है, तो उसी चार्ट से हम पढ़ेंगे और उसी से हम जब रिवीजन का टाइम आएगा रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से एक एक स्टेप्स पता रहे। तो इसके ये चार्ट भी आपको हमारे मेरे गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। तो इसके कुछ पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में क्या कहता है कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या ऐसे कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंस डेप्ट, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डेप्ट माने जाते हैं वो सब डिबेंचर के अंदर आते हैं। डिबेंचर और चीज़ों की जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर स्टॉक हो गया या कोई भी ऐसी डेप्ट हो गए, उनका कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, उन सबको डिबेंचर के अंदर ही डिफाइन कर रखा है। एक्सक्लूड, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हैं। क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन चैप्टर 3D ऑफ RBI एक्ट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो चैप्टर 3D के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का है ही नहीं। बस इतना याद रखना कि जो चैप्टर 3D के अंदर RBI एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं वो नहीं मायने होंगे, और कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये डिबेंचर के अंदर नहीं आएगा, तो वो भी मायने नहीं होंगे। उसके बाद कुछ बेसिक्स आते हैं। बेसिक कैसे? डिबेंचर में इशूड विथ ऑप्शन 2, डिबेंचर कैसे इशू हो सकते हैं? या तो कन्वर्ट हो सकते हैं या तो नॉन कन्वर्ट वाले। कन्वर्ट वाले यानी कि आगे जाके कन्वर्ट हो, चाहे तो इक्विटी में शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे, और नॉन कन्वर्ट वाले नहीं होंगे। कन्वर्ट होली, पार्शली एंड नो ऑन रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन के समय या तो वो होली या पार्शली कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी पेड अप हो जाएगा या तो नहीं होगा। इफ़ इशू ऑफ सच कन्वर्टेबल डिबेंचर इज रिक्वायर्ड एसआर, ऐसे शेयर्स को इशू करने के लिए हमें एसआर की ज़रूरत पड़ेगी। बट नॉन कन्वर्ट जो नॉन कन्वर्ट डिबेंचर है वो रिडम्पशन के समय कन्वर्ट नहीं होंगे। इशू ऑफ सच नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, NCD भी कहते हैं इनको, NCD शॉर्ट फॉर्म में। ये मैं ही नहीं लिख रही, ये नॉर्मल है, NCD कहते ही हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए भी SR की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लेस देन 180 सेक्शन 181 क्लॉज C के अंदर आता है, इसके अंदर वो डिफाइन होता है, तो वो पेड अप से लेस है, मतलब इसके सम से। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन सब का सम से कम है, तो फिर SR की ज़रूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ SR, ओनली BR इज सेटिस्फाइड, तो BR काफ़ी है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर हमें जो SR को पास करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है नो वोटिंग राइट फॉर डिबेंचर एंड
होल्ड डिबेंचर होल्डर्स, यानी डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते, ये तो हमें नॉर्मली पता है। तो उसके बाद आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है? इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर। इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर में क्या बात करेंगे? टेन्योर कितने टाइम का होता है, कितने टाइम तक हम के लिए हम इसको रख सकते हैं। क्यों? तो ये मैक्सिमम 10 साल के लिए रख सकते हैं। 10 साल के बाद हमें इसको रिडीम करना ही होगा। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम 10 साल से ज़्यादा रखना चाहें तो किस केस में रख सकते हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम 30 साल है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसके कुछ कंपनीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट एंड फंड, ये या फिर कोई भी कंपनी जो सीजी, आरबीआई या नेशनल एनएचबी कहे कि ये परमिशन दे कि ये कंपनी नहीं होगी, तो उन कंपनी पे टेन्योर जो है वो 30 साल तक अप्लाई कर, डिबेंचर का अप्लाई टेन्योर रख सकते हैं, लेकिन और किसी कंपनी पे नहीं रख सकते। चार्ज क्या होगा? प्रॉपर्टीज या एसेट, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका चार्ज तो पूरे प्रॉपर्टी पे रहता है। कंपनी की सारी प्रॉपर्टी उनके अंडर ही आती है। अगर कभी कोई कारण से वाइंड अप हुआ तो पहले उन्हीं का भी पेमेंट होता है। तो वो प्रॉपर्टी और एसेट सब पे उनका चार्ज रहता है, मतलब उनका होल्ड रहता है ऑफ कैश, मतलब वो कैश में उसको कन्वर्ट करके अपने पास रख सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं अगर कंपनी वाइंड अप होती है। वैल्यू सफिशिएंट फॉर प्रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अगर कंपनी के पास रीपेमेंट की करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस है रहा है और पहले उसने सफिशिएंट तरीके से प्रीपेमेंट करी है पुराने डिबेंचर्स, तो डिबेंचर इशू कर सकती है। अमाउंट ऑफ डिबेंचर, अमाउंट अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर प्रोस्पेक्टस लेटर ऑफ ऑफर, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को अपॉइंट करने से पहले डिबेंचर ट्रस्टी हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, जो हमारी डिबेंचर्स होल्डर्स के सारे राइट्स को सही तरीके से ला सके। मतलब अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या किसी कारण से डिबेंचर होल्डर्स के राइट वायलेट हो रहे हैं, तो जो डिबेंचर ट्रस्टी होगा उसका काम होगा कि वो जो होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स है, उनको इन्फॉर्म करे कि आपके साथ ये होने वाला है, या आपके इंटरेस्ट रेट को कम करने वाले हैं, आपके पैसों के साथ ये हो रहा है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, ऐसा कुछ भी होता है तो वो उसको बताएगी। एंटर इनटू डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जब डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर एंटर होने के 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, या फिर 3 मंथ ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। अब इसका एक केस आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि इस दिन कंपनी ने ओपनिंग की, इस दिन ऑफर दिया कि आप आके हमारे डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं, इस दिन क्लोज हो गया, इस दिन कंपनी ने कहा अब हम जिन्होंने परचेज किया हम उन्हीं को अलॉटमेंट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। इसके 1 महीने बाद कंपनी ने एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया। डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करा है तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या होगा? ये डिबेंचर ट्रस्टी 1 महीने बाद अपॉइंट करा, अलॉटमेंट से पहले बोला था, इशू से पहले नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने के बाद कि यहाँ से लेके 3 महीना और यहाँ से लेके 2 महीना, बात एक ही होती है दोनों में, डे एक ही आएगा, एक ही आना चाहिए। या तो यहाँ से 2 महीने अगर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया है तो उसके अंदर 2 महीने के अंदर अलॉट हो जाना चाहिए, और डिबेंचर ट्रस्टी किसी कारण से अब देर से अपॉइंट करा है तो क्लोजिंग होने के 2-3 महीने के अंदर अलॉटमेंट डिबेंचर्स का हो जाना चाहिए। तो वही कहता है ये कि within 60 days of allotment of within 60 days of allotment of debentures or 3 months of close of issues, उसके बाद क्रिएट चार्जेस ऑन द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उनके चार्जेस, यानी कि उनका हैंड कंट्रोल में मूवेबल और इमूवेबल सब आ जाते हैं। तो उसके बाद इसका एक बीच में पॉइंट है, उसका हम आखिरी में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ जो 2 पॉइंट्स है उसको हम आगे लास्ट में देखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर्स ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंट कैसे किया जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए एक कंडीशन है कि इफ़ ऑफर टू पब्लिक और मेंबर, अगर पब्लिक को या मेंबर्स को जो 500 की लिमिट से ज़्यादा है तब हमें ज़रूरी है डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना। नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट टू बी स्टेटेड इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट होगा डिबेंचर से रिलेटेड वहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखा जाएगा। रिटर्न कंसेंट होगा उसका,
वो एक एजेंसी होती है डिबेंचर ट्रस्टी जो ये सब करती है, तो उसका रिटर्न कंसेंट होगा। एलिजिबिलिटी डिस्क्वालीफाइड, अगर वो कोई भी उसकी एलिजिबिलिटी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी अगर वो इन कंडीशन को मीट नहीं करता, जैसे कि वो बेनिफिशियर होल्ड्स शेयर्स ऑफ कंपनी। उसके बाद कंपनी के शेयर्स नहीं होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है इसलिए डिबेंचर ट्रस्टी बन रहा है, इससे तो कंपनी उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वो डिबेंचर होल्डर्स को कुछ बताएगा ही नहीं। बेनिफिशियर होल्डर्स शेयर्स ऑफ कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन इंक्लूडिव रिलेटिव्स, यानी कि उनके साथ उनका कैश यानी कंपनी, उसका ऑथराइज कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी। सी कंपनी, ए एसोसिएटेड ऑथराइज नहीं एसोसिएटेड, एस सब्सिडरी और एच होल्डिंग। इन कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उस डिबेंचर ट्रस्टी का। इंटाइटल टू मनी फ्रॉम कंपनी एक्सेप्ट डिबेंचर ट्रस्टी रेम्यूनरेशन, यानी कि या उसका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए कैश में, या कोई भी पैसे उसको लेना ना हो कंपनी से, तो वो या देना ना हो तो वो डिबेंचर ट्रस्टी मिले। लेकिन अगर वो रेम्यूनरेशन लेता है सिर्फ डिबेंचर ट्रस्टी बनने का, वो वैलिड है, उसके अलावा सब इनवैलिड हो जाता है। इंडेप्ट टू कैश प्लस एसओएच, कैश यानी कि तो हमने पढ़ा था कंपनी, ऑथराइज, शेयर कैपिटल कंपनी, उसकी एसोसिएटेड कंपनी और उसकी होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी। देखो ऐसे ये हो गई कंपनी, ये हो गई कंपनी, इसकी एसोसिएट कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनी। तो ये सब्सिडरी कंपनी, तो ये इनसे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। और एक का होता है एसओएच। एसओएच क्या होता है, एक कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है ये, और इसकी S1 और इसकी एक और सब्सिडरी है S2। तो SOH मतलब कि स्टेप ऑफ होल्डिंग, या होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, यानी कि एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी से है तो उसके साथ भी किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कैश का या डिबेंचर का। यानी कि एक ट्रस्टी उसी की है, मतलब कि जो एक होल्डिंग कंपनी है उसी की एक ट्रस्टी है, उसी की एक कंपनी है, वो अपनी एक कंपनी को दूसरी की ट्रस्टी बना रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके फर्निश गारंटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डेब्ट, गारंटी नहीं होनी चाहिए कि आप इतने डिवेंचर हमारे में से ले लीजिए, आप इतने पैसे ले लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं होनी चाहिए। और पेनिकुलर रिलेशनशिप यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई भी, कैश से रिलेटेड कोई भी रिलेशन होगा तो उसकी एक लिमिट दे रखी है कि उतनी, क्योंकि नॉर्मली हो सकता है कि कैश का रिलेशन हो, लेकिन ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हो तो उसके लिए एक कंडीशन है, लोअर ऑफ 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, यानी कि कंपनी की टोटल टर्नओवर का 2%, टोटल इनकम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी की जितनी टोटल इनकम होगी उतना, और 50 लाख जोन सा हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब, 50 लाख या कोई और उससे ज़्यादा जो कंपनी एक्ट या लॉ प्रोवाइड करा है, अगर उनमें से जोन सा कम होगा उतना ही अमाउंट का रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक कंपनी है उसका टर्नओवर है 2 करोड़ का, तो उसका 2% क्या बनता है, 4 लाख। 2 करोड़ का 2%, 2 करोड़ का 2% बनता है 4 लाख, 4 लाख बनता है 4 लाख। और जो डिबेंचर ट्रस्टी है, मान लो उसकी इनकम है 50,000 पर मंथ, तो 12 पंजे 60, 6 लाख, 6 लाख उसकी टोटल इनकम है पूरे साल की। और जो तीसरी कंडीशन क्या थी, 50 लाख, तो कौन सा लोअर होगा, 4 लाख लोअर है, इससे ज़्यादा का रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा उनका ट्रांजैक्शन का रिलेशन है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, कैजुअली वैकेंसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन ओनली इफ फाइल्ड विद अ रिटन कंसर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर मानते हैं कि हाँ इसको डिवेंचर ट्रस्टी रख लो तो रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे।
रिमूवल ऑफ 3/4 इन वैल्यूअर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, वो रिमूव भी हो सकता है अगर 3/4 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स उसको मना कर देते हैं तो। उसके बाद हमारा आता है डिबेंचर रिडम्पशन। डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं? डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन दो तरीके से होता है, या तो क्रिएट सीआरआर क्रिएट करें उसके लिए, और एक इन्वेस्ट डिपॉजिट सबसे पहले सीआरआर की बात करते हैं क्योंकि सीआरआर में बहुत जगह पढ़ते हैं, तो इसमें भी देखते हैं क्या बोल रखा है इसने। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिविडेंड के लिए प्रॉफिट से एक अमाउंट निकालेंगे, उसे सीआरआर में डालें ताकि डिविडेंड देने में हमारे काम आए। सीआरआर में नहीं डालेंगे लेकिन डिविडेंड हम प्रॉफिट से देते हैं। अनलिस्टेड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, सॉरी ये सीआरआर नहीं है, ये डीआरआर है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो हाँ, तो 10% प्रॉफिट में से एक डिविडेंड का अमाउंट निकालेंगे और उसे डालेंगे, कंपनी उसे डीआरआर में डालेंगे ताकि हम जब हमें ज़रूरत पड़ता है हम उससे डिविडेंड दे सकें। अनलिस्टेड कंपनी होगी तो उसे 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर यानी उसके बाद जितने डिबेंचर है उसका 10% उसे सबमिट करना पड़ेगा या डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा उसका। और लिस्टेड कंपनी में जो लिस्टेड कंपनी जो डीआरआर क्रिएट करी वो सिर्फ उसको रिडम्पशन के वक्त ही यूज़ कर सकती है। अनलिस्टेड में वो 10% यूज़ कर सकती है डिविडेंड के लिए या बीच में कभी भी किसी चीज़ के लिए, लेकिन लिस्टेड कंपनी में सिर्फ वो रिडम्पशन के लिए यूज़ कर सकती है। केस 2 आता है इन्वेस्ट फॉर डिपॉजिट या सम डिपॉजिटर में या सम किसी और जगह हम इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ रिस्क ना हो। ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर, हर 30 अप्रैल से पहले, हर साल के 30 अप्रैल से पहले हमें 15%, मैक्सिमम 15%, उससे कम का मिनिमम 15% का अमाउंट लेंगे और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं ऑफ अमाउंट ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल के 31 मार्च तक के लिए हमें 15% का अमाउंट एक इन्वेस्ट करना होगा, जो कि हमारे रिडम्पशन के टाइम उसके लिए हमारे को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब कि हमारे कोई पैसा आ जाएगा, उस पर इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारी कुछ मनी के इंक्रीज़ हो जाएगी जो हमें रिडम्पशन में मदद करेगी। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट नॉट टू फॉल बिलो 15% ऑफ अमाउंट मैच्योरिंग द 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 15% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जब हम इन्वेस्ट करें तो उसकी ये नहीं है कि वो गिरती जा रही है, वो हमेशा बढ़नी चाहिए अगले साल तक के लिए। डिपॉजिट शेड्यूल बैंक फ्री ऑफ चार्ज, अनइवन यूनियन क्यूम्बर्ड सीजी सिक्योरिटीज़, अनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज़, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये सब कुछ ट्रस्ट के नाम है जो थोड़े इम्पोर्टेंस है कि इन जगह डिपॉजिट कर सकते हैं जिससे हमें लॉस नहीं होगा। और डिपॉजिटेड अमाउंट यूज़ ओनली फॉर रिडम्पशन, जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर कैसे में बुलाई जाएगी? या तो कोई अगर एक्सपर्ट है जिसके पास 10% 1/10 वैल्यू से ज़्यादा का डिबेंचर है वो बुला सकता है। वो डिबेंचर ट्रस्टी को कहेगा कि मेरे पास 1/10 से ज़्यादा डिबेंचर है और मेरे को एक मीटिंग बुलानी है, तो बुला सकता है। और या तो इवेंट कोई ज़रूरी है या जैसे ब्रिच है या डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकता है। उसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया, लास्ट 2 पॉइंट रह गए, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट 2 पॉइंट क्या है वो देखते हैं हम। जैसे सबसे पहला आता है लायबिलिटी ऑफ ब्रिच ट्रस्ट। लायबिलिटी ऑफ ब्रिच यानी कि अगर जो ट्रस्टी है वो ब्रिच करता है या कोई गलत करता है, एनी प्रोविजन द डिबेंचर ट्रस्टी एग्जेम्प्टिंग डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ लायबिलिटीज़, यानी कोई भी उसके साथ प्रोविजंस बने थे उसके लिए वो वाइड हो जाएगा अगर वो कोई भी इलीगल तरीके से कोई काम करता है। तो सच प्रोविजन शैल बी वैलिड if aggrieved by majority of debenture holders holding 3/4 of the in value। वो
अगर वो प्रोविजंस वैलिड माने जाएंगे, अगर कोई भी 3/4 से ज़्यादा मेंबर्स उसको कंसेंट दे देते हैं कि नहीं नहीं चलने दो, यही डिबेंचर ट्रस्टी रखो, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। और लास्ट हमारा पॉइंट रह गया फेल टू redeem debentures. If debenture trustee comes to conclusion that the assets of the company are insufficient of the discharge, डिवेंचर होल्डर्स डिवेंचर ट्रस्टी में फाइल, मतलब कि अगर डिवेंचर ट्रस्टी आके कहता है कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि अब वो हमारे पैसे वापस कर सके, डिवेंचर्स के पैसे वापस कर सकते, तो वो मिलके जाएंगे किसके पास, एक पेटिशन फाइल करेंगे, कंप्लेन फाइल कर देंगे एनसीएलटी के बाद ट्रिब्यूनल के पास कि इम्प्रेजेंटिंग ऑन फर्दर लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटीज़ है कंपनी की उसके लिए, और डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर की रिपेमेंट के लिए फिर वो ऑर्डर देगा कि किस 4/5 कंपनी रिडीम कैसे करेगी, जो भी प्रोविजंस रहेंगे, जो भी ऑर्डर वो देगा वो कंपनी को मानना पड़ेगा। इसी से तो हमारा चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट होता है। और आप मुझे आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आया हो, सारे सेक्शन समझ आए हो। इसके अलावा जो भी सेक्शन हमारे बचे हैं वो कोई भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 सेक्शन है, और इसके नोट्स और जो भी क्वेश्चन इसके फॉर्म नंबर्स के पेज शीट है और जो भी पेनल्टी शीट है वो सब मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो ड्राइव में इस कमेंट में पिन कर, इसके सेक्शन में पिन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।